लिखा हुआ है कोरोनरी हार्ट डिजीज। सिलेबस के अंदर ये है कि हमको डिस्कस करना है कोरोनरी हार्ट डिजीज के बारे में और इस्चेमिक हार्ट डिजीज के बारे में। सभी का स्वागत है बच्चों, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ दोनों सिनोनिमस है, वो एक ही कंडीशन को डिफाइन करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके पहले एक ब्रीफ बात होती है कि साहब हम जानते हैं हार्ट क्या है, और आप ये भी जानते हैं कि हार्ट की लेयर्स कितनी होती हैं, और उन लेयर्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट लेयर है जो मिडल वन है, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम है वह मिडल लेयर ऑफ हार्ट है। यह वही मसल्स है जो हार्ट की फिजियोलॉजी को अंजाम देती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये जानते हैं कि हार्ट के स्वयं का सर्कुलेशन कौन सी वेसल से होता है, तो उसका आंसर है बच्चों कोरोनरी आर्टरी। मतलब ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है वह हम जानते हैं कि हार्ट को क्या करती है, परफ्यूज़ करती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर जो है वह आपकी कार्डियक फिजियोलॉजी उसको अंजाम देती है, तो उसका आंसर है मायोकार्डियम। और दूसरा प्रश्न ये है कि भैया कौन सी वेसल्स है जो मायोकार्डियम को परफ्यूज़ करती है, तो उसका नाम है साहब कोरोनरी आर्टरी। अभी ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसको हम ट्रिपल ल्यूमन बोलते हैं, क्योंकि ये 3 ल्यूमन्स होती है मेनली। अगर आप देखें तो अगर हम इसको विभाजित करें, यू विल बी गेटिंग मोर डिटेल्स इन अनाटमी, लेकिन चूंकि मेरे को ये पढ़ाना है इसलिए मेरे को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो एक तो होती है साहब राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और तीसरा जो वेसल्स है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लक्स आर्टरी। ये तीनों ल्यूमन्स होती हैं जो हार्ट के चारों ओर से रक्त का परिवहन करती हैं। हार्ट का जो एंटीरियर है, इंफीरियर है, जो पोस्टीरियर लेटरल एरिया है, उनको ये तीनों वेसल्स क्या करती है, परफ्यूज़ करती हैं। अगर एवरीथिंग इज़ बैलेंस, अगर ये वेसल्स है वो कैसी है बच्चों, ये वेसल्स है वो पेटेंट है, इसका मतलब ये वेसल्स है वह क्या है, ओपन है, तो उसके थ्रू जो ब्लड है उसका प्रवाह क्या होगा, नॉर्मल होगा। और अगर ये वेसल्स ओपन है तो आपका जो मायोकार्डियम है जो मायोकार्डियम है उसका जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट का, वो बहुत अच्छे से मिलेगा, और हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल काम करेगा। तो एक बेसिक सी बात है म्यूट कर। जाओ दे ये एक दिन नहीं भी होने तो क्लास बढ़िया ये एक दिन ना हो तो बढ़िया से हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये 3 ल्यूमन्स हैं, ये तीनों ल्यूमन्स है वो मायोकार्डियम हार्ट को परफ्यूज़ करती हैं। अगर ये पेटेंट है तो उनके थ्रू जो ब्लड का प्रवाह है वह बिना बाधा के मायोकार्डियम को मिलेगा, और हमारा जो मायोकार्डियम है वो बहुत अच्छे इफेक्टिव वे में क्या करेगा साहब, काम करेगा। इसको बड़ा करना है। यहाँ नहीं बा- तो ये बात हम डिस्कस करते हैं, और ये आप और भी डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के अंदर। अभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनका वजह से आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर पैथोलॉजी होती है। मतलब ये जो कोरोनरी आर्टरी है बच्चों, उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। अब मैं यूँ कहूँ कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस पैथोलॉजिकल कंडीशन का नाम ही है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। तो कोई पूछे कि व्हाट यू मीन बाय कोरोनरी हार्ट डिजीज़, तो सिंपल सा बात है, एक कंडीशन, एक पैथोलॉजी जहाँ पे हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर कोई भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और उस ऑब्स्ट्रक्शन का वजह से विक्टिम कौन होगा, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का परफ्यूजन क्या होगा, अल्टर्ड होगा।
उसमें क्या हो जाने वाला है, इस्चीमिया, या उसमें क्या हो सकता है, नेक्रोसिस। तो अगर मैं कहूँ कि पेशेंट के अंदर मायोकार्डियम विक्टिम बनता है और मायोकार्डियम के अंदर अगर इस्चीमिया होगा, मायोकार्डियम के अंदर अगर नेक्रोसिस होगा, तो ये जो सिचुएशन है बॉस, उसी को बोला जाएगा इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो सिंपल सा बात है, पैथोलॉजी कोरोनरी आर्टरी में है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज बोला है, और उस पैथोलॉजी का वजह से विक्टिम कौन बना है, मायोकार्डियम, जहाँ पे क्या हो गया, इस्चीमिया और नेक्रोसिस। तो उस कंडीशन के लिए हम शब्द यूज करते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज। क्या आपको समझ में आया? तो मैंने ऐसा बोलना है कि कोरोनरी आर्टरी क्या है, मायोकार्डियम क्या है, बेसिक नॉलेज आप जानते ही हो। आप जानते हो कि दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने कहा कि कोई भी प्रकार की पैथोलॉजी होती है अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। लाइकवाइज अगर मायोकार्डियम में वो विक्टिम बनता है और उसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि इस्चीमिया हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, तो ऐसा जो क्रिएशन है उसको हम बोलेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज। फिर भी मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ क्योंकि लोगों को उतारने की ज़रूरत है। व्हाट यू मीन बाय कोरोनरी हार्ट डिजीज? इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोलते हैं। दोनों शब्द लिख लीजिएगा। तो आप बोलेंगे कि साहब कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज इज अ पैथोलॉजी ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यह किसकी पैथोलॉजी है बच्चों? कोरोनरी आर्टरी की। अ पैथोलॉजी ऑफ कोरोनरी आर्टरी कैरेक्टराइज बाय पार्शियल और कंप्लीट। आप बोलेंगे क्या हो जाएगा भैया? पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। पार्शियल एंड कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन। तो मैं किस ल्यूमन की बात कर रहा हूँ? कोरोनरी आर्टरी की। और अगर मैं कहूँ ऐसा कोई क्रिएशन हो तो उसको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि ये कोरोनरी आर्टरी है और मैं कहूँ कि यार इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर भैया क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे हमने बोला कि अंदर क्या हो गया साहब? एथेरोमा हो गया। तो ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऐसा अगर होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि इसके थ्रू जो सप्लाई है वह सप्लाई क्या हो जाएगी? डिमनिश हो जाएगी। कहाँ पे? मायोकार्डियम के अंदर। तो मायोकार्डियम के अंदर जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। और सप्लाई अगर कम होगी तो आप देखोगे जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए मायोकार्डियम को वो नहीं मिलेंगे। उसका वजह से पेशेंट के अंदर आइदर इस्चीमिया होगा या पेशेंट के अंदर नेक्रोसिस होगा। हम जानते हैं अगर इस्चीमिया होगा तो उसके लिए कंडीशन हम शब्द यूज़ करते हैं जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, और नेक्रोसिस होगा तो हम क्या बोलेंगे? एमआई। तो ये जो एंजाइना और एमआई है वो आउटकम है किसका? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का। और अगर मायोकार्डियम के अंदर ऐसा क्रिएशन होगा तो ये जो क्रिएटेड सीन है बच्चों उसी को हम बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। तो व्हाट यू मीन बाय इस्चेमिक हार्ट डिजीज़? अ डिजीज़ ऑफ हार्ट कैरेक्टराइज्ड बाय मायोकार्डियल इस्चीमिया। अब इस IHD को भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि IHD क्या है। तो सिंपल सा बात है बेटा, IHD को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोलेंगे IHD का मतलब डिजीज़ ऑफ हार्ट। ये क्या है भैया? डिजीज़ ऑफ हार्ट है। ये हार्ट की बीमारियां हैं जो प्रदर्शित होती हैं इस्चीमिया। और ये जो इस्चीमिया हुआ है वह किसका हुआ है? मायोकार्डियम का। अगर हार्ट की वह बीमारियां जहां पे मायोकार्डियम विक्टिम है और मायोकार्डियम के अंदर इस्चीमिया होता है तो उन हार्ट की बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि व्हाट यू मीन बाय कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड व्हाट यू मीन बाय इस्चेमिक हार्ट डिजीज? सिंपल सा बात है। पैथोलॉजी बच्चों कहाँ पे है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर। और कोरोनरी आर्टरी में पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। अभी ऐसा क्रिएशन है तो उसको हमने बोलना है कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज। और IHD का मतलब क्या है? यह हार्ट की वह बीमारियां हैं जहां पे विक्टिम कौन है? मायोकार्डियम। हुआ क्या मायोकार्डियम में? इस्चीमिया। जो भी अगर है ऐसा कुछ क्रिएशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलेंगे। आप दूसरे शब्द में बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या लीड करेगी? इस्चेमिक हार्ट डिजीज को। तो कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक है, एक दूसरे का कॉज है और एक दूसरे का कॉम्प्लिकेशन है। अगर IHD का कॉज माना जाएगा तो CAD हो गया और CAD का कॉम्प्लिकेशन माना जाएगा तो IHD हो गया। दोनों एकदम सही हैं।
लोकेश मीणा जी मेहनत करो, है ना। आप CHO भी बड़ी मुश्किल से बन पाओगे बेटा अगर आपको यही नहीं मालूम है कि कोरोनरी आर्टरी क्या है और मायोकार्डियम क्या है और दोनों कौन से देश के प्राणी हैं। एनीवे दोज हु वांट टू लर्न प्लीज़ जुड़ें। इसके लिए ब्रेन चाहिएगा, एक तो एसेंशियल क्राइटेरिया बोल देता हूँ, CHO बनने के लिए दिमाग भी चाहिएगा और समझने की चेष्टा भी होनी चाहिए इंसान में। बाकी अगर CHO अगर आप नहीं बन पाए तो आप यू आर नथिंग फॉर गुड, आप चपरासी के लायक भी नहीं है, ये बात आप समझ सकते हैं। वॉइस इतनी भी आएगी दीपक बंसवाल, कोशिश कर सुनने का, या अगर कुछ लगा रखा है तो उसको चेंज कर ले भाई, इतनी ही वॉइस है और इतना ही वॉल्यूम है ना। मेहनत कर रहे हैं हम और बढ़ाने के लिए। आरती शर्मा आयुष्मान भव। तो आपको मैंने दो बातें बोली है, CAD क्या है, CHD क्या है और IHD क्या है। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो कुल मिला के बोला जाए तो कोरोनरी आर्टरी और मायोकार्डियम की डिजीज़ है और हम ये शब्द यूज़ करते हैं इनको डिफाइन करने के लिए। आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर कि क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इस्चमिक हार्ट डिजीज़, इस्चमिक हार्ट डिजीज़ के क्या प्रकार हैं। तो पहला प्रकार आपको लिखना है साहब एंजाइना पेक्टोरिस। क्या लिखेंगे? एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरा जो टाइप है जिसको हम लिखेंगे साहब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या लिखा जाएगा बच्चों? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और तीसरा जो प्रकार हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो IHD के टाइप हो सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस्चमिक हार्ट डिजीज़ के प्रकार क्या हैं, तो आप बोलेंगे साहब एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। तीसरा कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं जो पेशेंट के अंदर सडन कार्डियक डेथ बोली जाती है, सडन कार्डियक डेथ। ये आपके CHO के अंदर मेंशन कर रखा है। IHD और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के क्या प्रकार हैं, ऐसा आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो बच्चों IHD और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और सडन कार्डियक डेथ। ये एंजाइना पेक्टोरिस है, उसको 2 भागों में फिर इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक तो लिख रखा है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, आप बोलेंगे बच्चों क्या? स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, और दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। कुल मिला के देखा जाए तो आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो ये 4 टाइप हैं किसके बच्चों? इस्चमिक हार्ट डिजीज़ के। अब आपके लिए बड़ा सिंपल प्रश्न ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट यू मीन बाय स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, व्हाट यू मीन बाय अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, व्हाट यू मीन बाय MI एंड व्हाट यू मीन बाय सडन कार्डियक डेथ। अब हम इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे। अब आप इन चीज़ों को समझना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, स्पेशली CHO में। जैसे मैं बच्चों पहले शब्द लेता हूँ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? तो एंजाइना पेक्टोरिस का सिंपल मतलब ये है कि यह एक प्रकार है इस्चमिक हार्ट डिजीज़ का। इट इज़ अ टाइप ऑफ इस्चमिक हार्ट डिजीज़ विच कैरेक्टराइज बाय चेस्ट पेन। यह एक प्रकार है इस्चमिक हार्ट डिजीज़ का जो प्रदर्शित होता है चेस्ट पेन के द्वारा, और उस चेस्ट पेन का वजह क्या है? मायोकार्डियल इस्चीमिया। अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर मायोकार्डियल इस्चीमिया हो रहा है बच्चों, और उस इस्चीमिया का वजह से उस व्यक्ति के छाती में दर्द होगा, तो ये जो कंडीशन है उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस आपके समझ में आया? एंजाइना पेक्टोरिस का तात्पर्य यही है कि यह एक क्लिनिकल कंडीशन है, अ क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट पेन, एंड दैट चेस्ट पेन इज रिजल्ट फ्रॉम इस्चीमिया ऑफ मायोकार्डियम। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। दूसरी बात, इसका कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है कि मायोकार्डियल जो सप्लाई होती है, मायोकार्डियम की जो सप्लाई है
और मायोकार्डियम की जो डिमांड है ऑक्सीजन की, उन दोनों के बीच में डिस्प्रपोर्शन हो गया। मे भी सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो पेशेंट में क्या हुआ, इस्चीमिया, और उस इस्चीमिया का वजह से इंडिविजुअल के चेस्ट में क्या हो गया, पेन। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको हम बोलेंगे बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट यू मीन बाय एंजाइना पेक्टोरिस, तो आप ऐसा डिफाइन करेंगे, अ क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट पेन रिजल्ट फ्रॉम इस्चीमिया ऑफ मायोकार्डियम। या छाती में दर्द हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि आपको एसिडिटी हुई है, इसलिए भी नहीं हुआ है कि ये जो पढ़ा रहे हैं वह समझ में आ गया और नहीं आया। दर्द इसलिए हुआ है क्योंकि आपके मायोकार्डियम में इस्चीमिया हो गया। तो इस्चीमिया का वजह से अगर किसी पेशेंट के चेस्ट में दर्द होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे। अब ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है वह फर्दर क्लासिफाई होता है स्टेबल और अनस्टेबल। प्लीज़ याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस वर्सेस अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसको भी आप ज्ञात कर लीजिएगा, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस और स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। देखो बच्चों, नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें चेस्ट पेन होना है। अब एंजाइना पेक्टोरिस लिखा है तो सीधी सी बात है कि दोनों पेशेंट में क्या होना है, चेस्ट पेन होना है। बेसिक डिफरेंस क्या है इसको समझने का समझिएगा आप। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस एक टाइप है एंजाइना पेक्टोरिस का जहां पे पेशेंट है वह क्लिनिकली स्टेबल है। पेशेंट का कैसा है बच्चों, क्लिनिकली स्टेबल पेशेंट है, उसको एंजाइना तो है लेकिन वह पेशेंट है वह क्या है बच्चों, क्लिनिकली स्टेबल है। मे बी उसकी जो कंडीशन है वह कैसी है, माइल्ड है। मे बी जो क्रिएशन है वह कैसा है, माइल्ड है। पेशेंट है, उसके अंदर हम और क्या देखते हैं, तो साहब हम और ये देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है उसके अंदर कुछ डेटा ऑब्टेन करेंगे कि पेन कैसे हुआ, पेन कितना था, मतलब ऑनसेट की बात करूं, सीवियरिटी की बात करें, कितने समय तक रहा उसकी मैं बात करूं, और पेन है वह कैसे कम हुआ उसकी बात करूं। तो ये जितनी भी बातें मैं बोलता हूं वह प्रेडिक्टेबल डिग्री में हम ऑब्जर्व करते हैं। आप ऐसा समझिए कि एक इंडिविजुअल है, उसको पेन कब होता है, उस व्यक्ति को पेन तब होता है जब वह व्यक्ति एक्सर्शन करता है, वह ऐसा कुछ करता है जिसका वजह से उसकी मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक पेशेंट का कंप्लेन ये रहेगा कि भाई साहब वह कोई मेहनत का काम करता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कहीं भाग रहा है, कहीं दौड़ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उस इंडिविजुअल की मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन आपकी जो मायोकार्डियम की सप्लाई है वह शायद उतनी ना हो पाएगी, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में डिस्प्रपोर्शन होगा और इंडिविजुअल को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। तो आपको कोई पूछता है कि यार स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस कब बोला जाएगा, तो मैंने कहना है कि स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति को एंजाइना हुआ है लेकिन वह व्यक्ति क्लिनिकली क्या है, बहुत स्टेबल है। उस एंजाइना वाले को हम बोल सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट कंसर्न है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे इंडिविजुअल है वह हाईली प्रेडिक्टेबल होता है। हाईली प्रेडिक्टेबल कैसे होता है, मतलब हम ऐसा समझते हैं कि उसको वैसे तो कुछ नहीं होगा लेकिन अगर वह एक्सर्शन करेगा तो उसको क्या होगा साहब, चेस्ट पेन होगा। वह एक्सर्शन करेगा तो चेस्ट पेन होगा, उसको चेस्ट पेन भी थोड़े मिनट तक ही रहेगा, और अगर वह एक्सर्शन करना बंद कर दे तो ये जो चेस्ट पेन है वह क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है वह सर्टन डिग्री ऑफ एक्सर्शन के बाद हो रहा है, मतलब पेशेंट है वह क्या कर रहा है साहब, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, या मेंटल स्ट्रेस ले रहा है, या हैवी मील को कंज्यूम कर रहा है, या किसी ठंडे वातावरण में एक्सपोज हो रहा है, तो उसका वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर पेन होगा, उसकी सीवियरिटी कैसी रहेगी, माइल्ड टू मॉडरेट रहेगी। कितने ड्यूरेशन तक पेन रहेगा, तो मे बी लेस देन 5 मिनट ही रहेगा पेशेंट के अंदर। रिलीफ कैसे होगा, तो सीधी सी बात है, अगर वह रेस्ट कर ले या ऑक्सीजन ले ले या नाइट्रेट ले ले तो इस पेशेंट को जो पेन है वह क्या होगा, रिलीव हो जाएगा। अगर ऐसे पैटर्न वाला एंजाइना है तो उसको बोला जाएगा स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। तो फिर से बोलता हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा कि ये एंजाइना है, और इस एंजाइना में क्या हुआ है बच्चों, पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ है, और पेशेंट को चेस्ट पेन मायोकार्डियल इस्चीमिया का वजह से हुआ है। जो कंडीशन है अगर वह देखें तो पेशेंट है वह क्लिनिकली स्टेबल है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। प्रेडिक्टेबल इन द सेंस कैसा है
कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि साहब उसको वैसे तो पेन नहीं होगा, लेकिन अगर वह सर्टन डिग्री ऑफ एक्सर्शन में एक्सपोज होता है, मे बी वह एक्सट्रीम हैवी वर्क करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, भागता है, दौड़ता है, जिम जाता है, ज़्यादा पढ़ाई कर लेता है तुम्हारी तरह, तो उसके अंदर क्या होगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, तब जाके जो सप्लाई है वह नहीं हो पाएगी। हाँ जी, रेस्ट कंडीशन में सप्लाई बराबर है, लेकिन जब डिमांड अचानक बढ़ाएगा तो सप्लाई उसके प्रोपोर्शन में नहीं हो ही पाएगी। इसलिए इस पेशेंट को क्या हो गया, दर्द, और जैसे ही उसने रेस्ट लिया तो वापस डिमांड कम कर लिया, ऑक्सीजन लिया तो सप्लाई बढ़ा दी, नाइट्रेट लिया तो सप्लाई क्या कर दी, बढ़ा दी, तो वह जो पेन है वह क्या हो गया, कम हो गया। तो मैं अगर इतना प्रेडिक्टेबल हूँ किसी क्लिनिकल सिनेरियो में, तो मैं बोलूँगा स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। जैसे इसको दूसरा एग्जांपल ऐसे बोलता हूँ कि जैसे आप बोलो मेरे को कि यार CHO कैसे पास होंगे, तो मैं यूँ बोलता हूँ कि अगर आप 1.5 से 2 महीना मेहनत कर लोगे तो शायद आप CHO पास हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं हाईली प्रेडिक्टेबल हूँ कि 2 महीना मेहनत करने के बाद आप CHO पास हो सकते हो। लेकिन एक दूसरा बच्चा पूछता है मेरे को कि साहब CHO मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, तो मैं इसको यूँ बोलूँ कि यार मेरे को नहीं मालूम तू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तू हाईली अनप्रडिक्टेबल इंसान है ना, मैं तेरे बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि तू कितना पढ़ेगा तो पास होगा या तू पास होगा कि नहीं होगा। तो वह जो सेकंड वाला व्यक्ति है वो कौन सा है, अनस्टेबल वाला व्यक्ति है। अगर आप समझो तो यहाँ पे आपको समझना स्टेबल और अनस्टेबल का कंपैरिजन। तो फिर मैं अनस्टेबल में क्या बोलूँगा, यहाँ पे पेशेंट है वह अनस्टेबल है। अगर मैं कहूँ कि ये जो पेशेंट है वो क्लिनिकली अनस्टेबल है, जो कंडीशन है वो मॉडरेट टू सीवियर है, जो कंडीशन है वो बच्चों कैसी है, मॉडरेट टू सीवियर है। पहले वाले के कंपैरिजन में क्या है, भयानक है, तो मॉडरेट टू सीवियर है। यहाँ पे कोई बोले कि यार चेस्ट पेन कब होगा, तो मैं बोलूँगा कि आई एम नॉट एट ऑल प्रेडिक्टेबल, तो ये हो गया हाईली अनप्रडिक्टेबल। यहाँ पे मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा कि चेस्ट पेन कब होगा, कितना होगा, कितने समय तक रहेगा और कैसे रिलीव होगा। अगर मैं इन डेटा के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर पाता बच्चों, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। क्या आपके समझ में आया? अनस्टेबल का मतलब यही है बच्चों कि पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल नहीं है। दूसरा फर्क ये है दोनों के बीच में कि ये मॉडरेट टू सीवियर सिनेरियो है। तीसरा फर्क ये है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो अनप्रडिक्टेबल है। जब अनप्रडिक्टेबल हो जाता है कि कब होगा, कितना होगा, कैसे कम होगा, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता पाए, तो उस एंजाइना का नाम है अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। तो चलो मैं यही प्रश्न पूछ लेता हूँ आपको कि इमेजिन करो कि आपको लिखा हुआ है कि भैया एक पेशेंट कंप्लेन करता है चेस्ट पेन का, और वह CHO भैया को बोलता है कि यार वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब भी मैं मेरे घर की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद या ऊपर जाने के बाद, फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक चढ़ने के बाद मेरे छाती में दर्द होता है। दर्द होते ही मेरे को घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ, और वहीं पे बैठने के बाद मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो कुछ समय बाद वह जो दर्द है वह समाप्त हो जाता है। ऐसा मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ। तो बताओ ये कौन से टाइप का एंजाइना है? आप कमेंट दीजिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये कौन से टाइप का एंजाइना है बच्चों। तो आपको आंसर देना है ये कौन सा, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। बहुत बढ़िया बच्चे। अब वही बात है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक पेशेंट ऐसा बोलता है कि भाई साहब ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब मैं बैठा हूँ या मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन तो बैठे बैठे छाती में दर्द हो गया, एक दिन तो हंसते हंसते छाती में दर्द हो गया, और ताजुब की बात देखो मैंने ऑक्सीजन भी ली, वो गोली आती है वह भी खा ली, फिर भी दर्द है वह कम नहीं हुआ, मेरे को अस्पताल आना पड़ा। तो ये जो पैटर्न है वह कौन सा है, जहाँ पे पेशेंट ऑनसेट का बारे में भी नहीं बता पा रहा अच्छे से, सीवियरिटी ज़्यादा बता रहा है। तीसरा ड्यूरेशन का बात है तो वो कह रहा है कि यार मेरे को 10-15 मिनट तक पेन रहा, और फिर रिलीव का बात आ रहा है तो वो कह रहा है अब की बार तो हनुमान चालीसा भी काम नहीं आई। तो भैया ये जो पैटर्न है वह अनस्टेबल पैटर्न है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इवन नॉर्सेट में भी ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, स्टेबल एंजाइना क्या, अनस्टेबल एंजाइना क्या है। मैं इतना एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ, आपको टाइम दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप कम से कम इसको थोड़ा संजीदगी से पढ़ने का कोशिश करिएगा। तो ठीक है जी, प्रेडिक्टेबल है और एक अनप्रेडिक्टेबल है, तो डिफरेंस है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। दूसरे कलर से बता देते हैं, गुलाबी कलर लड़कों को पसंद है। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये माइल्ड है, ये माइल्ड टू मॉडरेट है,
यहाँ पे हम हाईली प्रेडिक्टेबल हैं, यहाँ पे हम प्रेडिक्टेबल नहीं हैं। यहाँ पे ऐसे होगा, इतना होगा, इतने समय तक रहेगा और ऐसे कम होएगा। यहाँ नहीं मालूम कि कब तो होगा, कितना होगा, कब तक रहेगा और कैसे कम होगा। तो ये फ़र्क आपको ध्यान में रखना है स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो ये हो गया बेटा पहला टाइप का कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये हो गया दूसरे टाइप का जो CHO में मेंशन है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। अब मैं लेता हूँ बच्चों तीसरा प्रकार है जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या बोलेंगे हम? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? तो आप बोलेंगे यार मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियो। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहाँ पे क्या होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा। जहाँ पे मायोकार्डियम का जो टिश्यू है उसका क्या होगा साहब? नेक्रोसिस होगा। आप बोल सकते हैं डैमेज होगा, डिस्ट्रॉय होगा। और उसका वजह क्या है? सिजेशन ऑफ मायोकार्डियल ब्लड फ्लो। सिजेशन ऑफ मायोकार्डियल सप्लाई। मायोकार्डियम की जो सप्लाई है अगर वह बंद हो जाती है बच्चों, अगर वह सप्लाई बंद हो जाती है और उसका वजह से मायोकार्डियम की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो ये जो मृत्यु हुई है किसकी? मायोकार्डियम की। क्यों हुई है? सप्लाई बंद होने का वजह से। तो उस कंडीशन का नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो इन्फार्क्शन शब्द जो है उसका तात्पर्य ये होता है, एक पूरे प्रोसेस को बता रखा है कि कैसे मायोकार्डियल कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त करती हैं। उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मैंने आपको बोला है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन characterized by tissue necrosis, destruction of myocardium result from permanent cessation of myocardial supply। तो मायोकार्डियम की सप्लाई बंद हो गई, उसका वजह से मायोकार्डियल की कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसका वजह से मायोकार्डियम में नेक्रोसिस हो गया। तो ये जिसका डर था अगर वही हो गया, एक तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम फेल हो सकते हो अगर नहीं पढ़ो, तो वह तो एंजाइना टाइप की बात हो गई। लेकिन अब मैं यूँ बोलूँ कि तुम फेल हो गए क्योंकि तुम नहीं पढ़े थे, तो ये जो थे हो गया वो क्या हो गया? MI हो गया। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि MI लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मायोकार्डियम की कोशिकाएं नेक्रोसिस हो गई, मायोकार्डियम की कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त कर गई, और उसका कारण क्या है? जो सप्लाई है वह परमानेंट बंद हुई। तो मैंने बोलना है कि समझो कि ये कोरोनरी आर्टरी है और ये कोरोनरी आर्टरी में परमानेंट ब्लॉकेज हो गया बच्चों। अब क्या होगा? परमानेंट ब्लॉकेज होने का वजह से ये अवरोध के आगे सप्लाई नहीं जा पाएगी, और जब अवरोध के आगे सप्लाई नहीं जा पाएगी तो ये जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, और वह क्या हो जाएगी? परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगी। तो मैंने कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो बड़ा सिंपल है बॉस, स्टेबल एंजाइना का वर्स्ट फॉर्म अनस्टेबल है और अनस्टेबल का वर्स्ट फॉर्म MI है। और अगर MI होगा किसी व्यक्ति के अंदर तो बच्चों क्या होगा? सडन कार्डियक डेथ होगा। सडन कार्डियक डेथ का एक इम्पोर्टेंट कारण माना गया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ से क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये होता है कि अचानक हार्ट है वह मर गया। अचानक हार्ट क्यों मर गया भाई? इसलिए मर गया क्योंकि सप्लाई क्या हो गई थी? बाधित हो गई थी। और सप्लाई बाधित होने का वजह से आपने देखा कुछ कॉम्प्लिकेशन ओवरलैप हो गई, पेशेंट को VT हो गया, VF हो गया, पेशेंट है वह मर गया। अभी ऐसा है तो ठीक है भैया, इसको हम बोलेंगे सडन कार्डियक डेथ। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो CHO भैया को पूछी जा सकती है नियर फ्यूचर में। तो हमारा CHO भैया प्लीज़ सुनिए इसको बड़ी संजीदगी से बच्चों। क्या है एंजाइना, क्या है MI, क्या है तीसरी बात बोली कि भैया सडन कार्डियक डेथ। तो आपको पूछ सकता है स्टेबल अनस्टेबल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। ठीक है जी, ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि व्हाट यू मीन बाय इस्केमिक हार्ट डिजीज़। और खूब लिखा है, अगर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, ऐसा मैं समझते हुए आगे बढ़ूँगा। अब अपन देखते हैं, ये हो गया टाइप। तो टाइप अगर आपको पूछे तो आप टाइप क्या बोलेंगे? एक है स्टेबल एंजाइना, एक है अनस्टेबल एंजाइना, एक है MI और एक है सडन कार्डियक डेथ। स्टेबल अनस्टेबल में जाएगा, अनस्टेबल MI में जाएगा, MI जाएगा सडन कार्डियक डेथ में।
सीधा सा बात है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लिकेशन है। ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। इसके आगे अंतिम सत्य है भाई। तो जो भी है ये प्रकार हैं, ये रिवर्सिबल आईएचडी, रिवर्सिबल आईएचडी, परमानेंट आईएचडी, परमानेंट क्रिएशन डजंट। इसके बाद तो क्या सोचे आप, जो भी है मुक्ति का मार्ग है वह। तो ये हो गया भैया प्रकार जो आपको समझने थे इस्केमिक हार्ट डिजीज के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात CHO भैया हमारा सुनेगा कि WHO ने बर्डन कितना बता रखा है। देखो हर डिजीज का बर्डन आपके स्टैटिक्स आपको पूछते हैं। स्टैटिक्स की अगर मैं बात करता हूं कि भाई बर्डन ऑन समाज, कि पेशेंट के अंदर ये जो बीमारी है जिसको हम बोल रहे हैं साहब इस्केमिक हार्ट डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज, उसका बर्डन कितना है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि WHO ने बोला है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हैं, मैं शब्द लिख रहा हूँ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, गलत मत इसको देखिएगा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हैं वो मोस्ट लार्जेस्ट कॉज माना गया है। इसको सबसे बड़ा कारण माना गया है 2020 के अंदर, जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अपने आप में प्रश्न है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है वो सबसे बड़ा कारण माना गया है वर्ल्ड वाइड, जो काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए। काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। उस कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर देखूं तो कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसका नाम इस्केमिक हार्ट डिजीज है वह लगभग 54% रिस्पॉन्सिबल है। तो आप इस बात को समझिए कि WHO ने ऐसे बोला है कि भाई पेशेंट है, WHO ने बोला है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी डेट व्हाट वी हैव फाउंड इन 2020 इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मतलब उसने कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से होने वाली जो मृत्यु है उसको सबसे ज़्यादा माना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बात कर रहे हैं हम। और ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसमें ताज्जुब की बात है कि 54% जो कारण है वह क्या है बच्चों, कोरोनरी हार्ट डिजीज और इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो इससे आप ये समझने का चेष्टा करें भाइयों कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक कितना बर्डन रख रहा है आपका सोसाइटी के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज और इस्केमिक हार्ट डिजीज को अगर हम बेहतर तरीके से एड्रेस करेंगे तो जितनी भी मृत्यु कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हो रही है उसका 54% भाग को आप कम कर देंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जो भी है ये बर्डन आपको ध्यान में रखना है। आपको फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं इस बार, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि जो अब तक हुआ है वैसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या है और उसके क्या प्रकार हैं और बर्डन क्या है, स्टैटिक्स क्या है, कितना बर्डन है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं साहब ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं जो पेशेंट के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का निर्माण करते हैं। मतलब आपको ये समझना है और ये आपके एग्जाम में फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CHO के दृष्टिकोण से आपको पूछा जाएगा कि रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, रिस्क फैक्टर ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या है। तो बच्चों दो भागों में इसमें हम डिवाइड करेंगे। आप लिखेंगे नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर और दूसरा आपको लिखना है मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखना है बच्चों नॉन मॉडिफाइएबल और दूसरा रिस्क फैक्टर आपको लिखना है मॉडिफाइएबल। नॉन मॉडिफाइएबल का तात्पर्य यही है कि ये जो रिस्क फैक्टर है उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते तो उनको हम नॉन मॉडिफाइएबल बोलते हैं। और जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करके पेशेंट के अंदर जो प्रोग्नोसिस है उस प्रोग्नोसिस को अल्टर्ड कर सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। तो याद रखिएगा
आपके एग्ज़ाम के अंदर ये ज़रूर पूछा जाएगा, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। जो नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है वह कौन से हैं? तो सिंपल सी बात है, जेनेटिक मेकअप, हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री, हमारा एज, हमारा सेक्स और हमारी रेस। ये जो फैक्टर है बच्चों वो क्या है? नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आजकल जो ज़रूर ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करने का मतलब नेचर से खिलवाड़ करके ज़रूर कुछ कर सकते हो आप। बाकी जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल अगर किसी को चेंज करना है तो जीनोमिक में आ जाइए, जीनोम चेंज कर देंगे, आप शायद CHO बन जाओ, नॉर्सेट पास कर लो। हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं हो पाएगी, पेशेंट का एज चेंज नहीं हो सकता, पुरुष है तो बेचारा है 80-20 का मारा है, प्रॉन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। रेस इंडियन, अब इंडियन है, एशियन है, इनके अंदर हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी ज़्यादा होती है। एज अब बार इतना नहीं रहा, लेकिन हम बोलते हैं 40 इयर्स के आफ्टर पेशेंट में ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है और बहुत से फॉल्टी जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझना है ये सब रिस्क फैक्टर नॉन मॉडिफाइएबल है। तो आपके एग्जाम में बड़ा सिंपल प्रश्न है कि निम्न में से नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं? जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होना, एक व्यक्ति का एज, कोई व्यक्ति का सेक्स और रेस। ये सब नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर हैं जो पेशेंट के अंदर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और IHD की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल शब्द में कि अगर हमारे अंदर फॉल्टी जीन है तो हम ससेप्टिबल हैं, वही फॉल्टी जीन हमारा फैमिली में जाएगा तो हम फिर से ससेप्टिबल हो जाएंगे, और वही हम हमारे पॉपुलेशन में शेयर कर रहे हैं तो रेस हो गया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, पीढ़ियों से पीढ़ियों में जा रहा है, पूरे समाज में भी वही जीनोम जा रहा है। तो अगर वो जीनोम ही फाल्टी है तो भाई साहब हमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चों, एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ती है। और अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ पे हो जाएगा भाई? ये एथेरोस्क्लेरोसिस अगर कोरोनरी आर्टरी में हो जाएगा तो हो गया प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और इस्कीमिया और नेक्रोसिस। पुरुष प्रॉन है बेचारे, जन्मजात पुरुष होना अपने आप में प्रॉन है कार्डियोवास्कुलर पर्सपेक्टिव से। तो महिला और पुरुष में कंपैरिजन करें तो पुरुष प्रॉन है, महिला को महिला से कंपैरिजन करें तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल ज़्यादा प्रॉन है। मेनोपॉज के बाद फीमेल जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा प्रॉन हो जाती है। तो कुल मिला के ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। अब बात आती है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं? तो पहला मैं लेता हूँ ओबेसिटी, दूसरा हम लेते हैं साहब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वह की है हमारी हैबिट, तीसरा हम लेते हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो सकता है वह है हाइपरटेंशन, चौथा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़, पांचवा रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस। तो बच्चों ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मैंने बोला ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये पेशेंट के अंदर पहला मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इसी प्रकार हैबिट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और स्ट्रेस ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब ये कैसे हैं ये समझने का कोशिश करिएगा। अगर मैं ओबेसिटी बोलता हूँ बच्चों कि एक व्यक्ति ओबेस है, एक व्यक्ति सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा बच्चों? एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वह कहाँ पे होगा? कोरोनरी आर्टरी में। और अगर ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर होगा तो सीधी सी बात है हमारी कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी? नैरो। समझिए ये कोरोनरी आर्टरी है और उसके अंदर क्या हो गया? एथेरोस्क्लेरोसिस। क्योंकि भैया के अंदर फैट ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। पेशेंट के अंदर क्या ज़्यादा है बच्चों? ट्राइग्लिसराइड। LDL का लेवल ज़्यादा है, HDL का लेवल कम है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटिवली ज़्यादा है। आजकल इसको रिस्क फैक्टर में नहीं रखा है, फिर भी अपन मेंशन कर देते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस तो अपडेट भी नहीं होता है। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, LDL ज़्यादा है, HDL कम है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, VLDL ज़्यादा है।
तो सीधी सी बात है आपके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में होगा तो कहीं ना कहीं भाई साहब कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गई, और यहाँ अगर इवेंट होगी तो IHD बोल देंगे, एंजाइना और MI। तो बड़ा सिंपल है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, अगर आप चाहो तो मैं नाम ही बोल दूँ, अगर नाम से काम चल जाता तो वेल एंड गुड, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बच्चों को एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो यहाँ एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो मैंने पहले बोलना है कि अगर हम ओबेस हैं, अगर हमारा वेट ज़्यादा है, अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड, HDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और ये सब बैड चीज़ें हैं। अगर ये बढ़ जाएगी तो ये डिपॉजिट होगी कहाँ पे? वेसल्स में। अगर वह वेसल्स कोरोनरी आर्टरी है तो भैया हो गया हमको क्या? कोरोनरी हार्ट डिजीज़। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ? पानी पूड़ी से कुछ नहीं होता बेटा, पानी पूड़ी तू खाते खाते बेचना ज़रूर चालू हो जाएगा अगर CHO नहीं बना तो, है ना। पानी पूड़ी में आलू मत डालना, ओनली पानी पीना। यस बेटा, एथेरोस्क्लेरोसिस इज मोस्ट कॉमन कॉज। बबली गुज्जर, यू आर राइट माय डियर, आपने सही बताया है। अबे हैप्पी एंडिंग, तू भी तेरा नाम क्लियर लिख। हैप्पी एंडिंग क्या होता है? हर वर्ड को शॉर्ट में लिखिए सर। क्यों बेटा? शॉर्ट में लिखते ही क्या होएगा? लफड़ा हो जाएगा। तू जानता है या CHO बनने आए हैं लोग, ठीक है। मतलब लिखना ज़रूरी हो गया, आप करें क्या आए हैं, मजबूरी है भाई। तो इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ आज शायद, चलो कोई बात नहीं। सब प्रेरणाएं सर आपसे ही मिली है मेरे को। चलो ठीक है, ओबेसिटी पहला हो गया। अब हमारे दूसरे भैया जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाले हैं, हैबिट, जो भैया सिगरेट पीते हैं, जो शॉर्ट में आ जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, टोबैको खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बड़े हैवी हैं, तो ये जो हैवी हैबिट रखते हैं उनके अंदर भी हमने देखा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि बच्चों सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से वस्कुलर इंजरी होती है। देखो अगर समझो तो वस्कुलर इंजरी होती है वेसल्स में, और वेसल्स में बेटा वस्कुलर इंजरी होगा तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा, और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा तो यहाँ पे पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस की संभावना बढ़ेगी। ये सीधी सी बात है। अगर हम सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो हमारी वेसल्स में क्या होगी? वस्कुलर इंजरी, एंडोथेलियल इंजरी, और अगर एंडोथेलियल इंजरी होगी तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आप सिंपल सा याद रखना, ये एक लॉजिक है जिसका वजह से जहाँ कुछ भी नहीं है बच्चों, वहाँ पे एक सतत प्रक्रिया का आउटकम क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्लैक, एथेरोमा, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर मैं बोलूँ कि ये इवेंट हो गया बच्चों कहाँ पे? कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो बड़ा सिंपल है, हो गया दिक्कत हमारा। तो यहाँ पे याद रखना है, हैबिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। शौक कैसे रखते हो? नवाबी रखते हो? कैसे रखते हो आप? बड़े हैवी रखते हो तो हैवी शौक का हैवी ही आउटकम होगा। अब कुलदीप जी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त ना करे बेटा, तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात। हाँ गोल्ड फ्लैग बेटा, वाह ठीक है, वही गोल्ड फ्लैग अभी, बहुत बढ़िया, इतनी मेहनत कर रहे हो आप। बीड़ी का भी नाम लिख ले, फिर नहीं आता तो मैं बता दूं, ठीक है जी। अच्छा बीड़ी देसी होती है इसलिए नहीं होता उससे। कैलाश जी कह रहे साइटोकाइनिन रिलीज होता है, बहुत बढ़िया, बड़े भारी हो रहे हो भाई। तो यहाँ पे अपने को इतने का है, अभी इतना ही याद रखने का है कि अगर हम ऐसा हैबिट पजेस करते हैं तो वस्कुलर इंजरी होगा, एंडोथेलियल इंजरी होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा, एथेरोमा के लिए व्यवस्थाएं बनेंगी, और पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। और जो बच्चा वैसे याद नहीं रखे वो ऐसे भी याद रख ले कि भाई ये सब बुरी आदतें हैं, इनसे बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, ऐसा करके भी आप याद रख सकते हो। देखो तीसरा मैं लिख रहा हूँ सेम, हाइपरटेंशन। बच्चे जब बीपी ज़्यादा होती है तो वेसल्स में क्या होगा? ब्लो ज़्यादा लगेगा, ऐसे पावरफुल,
तो सेम बात है, वस्कुलर इंजरी यहाँ पे भी होएगी, और अगर वस्कुलर इंजरी होगी तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा, और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। और दूसरा बेटा हाइपरटेंशन का वजह से कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड जो मायोकार्डियम की होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जितना बीपी ज़्यादा है उतना लोड किस पे पड़ेगा, हार्ट पे। तो हार्ट को उसके लोड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और हार्ट है जब वो लोड के अगेंस्ट काम करेगा तो स्वयं का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ दो अजीब घटनाएं हो रही है हाइपरटेंशन के अंदर, एक तो मायोकार्डियम की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि बीपी ज़्यादा है, और दूसरा पेशेंट में वस्कुलर इंजरी होगी माइक्रो, तो उसका वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। और इसीलिए हम देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ऐसा होने का संभावना बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन के अंदर, सॉरी। अब बात आती है चौथा, डायबिटीज़ मेलाइटस। सब डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर देखा जाएगा तो लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होगा, हाइपर ऑस्मोलर ब्लड होगा, एलडीएल बढ़ जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना बढ़ जाएगी, मोर एवर सीकेडी होगा, फिर से हाइपरटेंशन हो जाएगा। मतलब डायबिटीज़ भाई साहब इतने सारे चेंजेस लाता है। डायबिटीज़ ब्लड की विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है, आरबीसी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। अभी ज़्यादा बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, डायबिटीज़ होना पेशेंट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना बढ़ाएगा, रीनल फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा, हाइपरटेंशन होगा पेशेंट के अंदर, आरबीसीज की फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होने की संभावना कम होगी। मोर एवर पेशेंट के अंदर इतना कुछ होगा, किसका वजह से, डायबिटीज़ का वजह से। स्ट्रेस बहुत बुरी बीमारी है भाई साहब, अगर हम स्ट्रेस लेंगे, सीएचओ का अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो आत्महत्या ज़रूरी है। सीएचओ का स्ट्रेस, स्ट्रेस कहते हैं चिंता, चिता से भी दारुण है। एक बहुत बड़ी बात कही है कि चिंता करोगे तो चिता तक पहुंच जाएंगे। स्ट्रेस नहीं लेना, और स्ट्रेस उन्हीं व्यक्तियों को होता है जो मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्ट्रेस से क्या होता है बेटा, कोर्टिजोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, तो सीधी सी बात है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और बीपी बढ़ेगा तो आगे हमने डिस्कस कर लिया है। तो डायबिटीज़ होना, स्ट्रेस एक व्यक्ति का, हाइपरटेंशन होना, हैबिट होना, और ओबेसिटी होना। ओबेसिटी में ही आप लिख सकते हो बच्चों डाइट। अगर हमने खाने पे कोई कंट्रोल नहीं लगा, ज़्यादा कैलोरी लिया, ज़्यादा सोडियम लिया, और आप जानते हैं कंसंट्रेटेड फूड लिया, गरिष्ठ भोजन खा रहे हो आप, तो सीधी सी बात है हमारे अंदर ओबेसिटी होगा और हमारे अंदर संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मैं आपको बस ये बताने का श्रम कर रहा हूँ कि दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो पेशेंट के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्पेशली कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला आपको कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये नाम आपको ज़रूर पूछे जाएंगे इस बार एग्ज़ाम में कि कौन से मॉडिफाइएबल है और कौन से नॉन मॉडिफाइएबल है। तो कम से कम इन रिस्क फैक्टर को आप ध्यान में रखिएगा, और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप इतने ही कमज़ोर हो। मैं साइड में हो जाता हूँ, कोई बात नहीं आऊँगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये रिस्क फैक्टर हैं, मॉडिफाइएबल और नॉन मॉडिफाइएबल, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर से यहाँ पे बोल देते हैं साहब कौन से हैं, स्मोकिंग, बीपी, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, ओबेस होना, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज़, ये सब रिस्क फैक्टर है जो मैंने उधर भी मेंशन किए हैं। अभी ये सब है वो नॉन मॉडिफाइएबल है बच्चों, ये नॉन मॉडिफाइएबल है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या करते हैं, तो ये जो रिस्क फैक्टर हैं वो पेशेंट में क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है कि सर ये जो रिस्क फैक्टर है वो इंडिविजुअल के अंदर क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ ये करेंगे कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस। और जब कोरोनरी आर्टरी में, चलो मैं दूसरे पन्ने पे लिख लेता हूँ, ये रिस्क फैक्टर क्या करेंगे, ये रिस्क फैक्टर करेंगे कोरोनरी आर्टरी में आइदर एथेरोस्क्लेरोसिस, और दूसरा ये क्या करेंगे बच्चों, ये कोरोनरी आर्टरी में करेंगे थ्रोम्बोसिस। कुछ रिस्क फैक्टर कर सकते हैं कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म। अगर मैं कहूँ कि ऐसा होगा
तो सीधी सी बात है भाई, मायोकार्डियल सप्लाई हो जाएगी कम, किसके प्रोपोर्शन में? मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड के प्रोपोर्शन में। शब्दों को सही लिखना, शॉर्ट भी लिख रहा हूँ बीच बीच में, वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर भी शॉर्ट ही लिखेगा, समझ में नहीं आएगी कौन सी गोली लिखी है। तो आपको समझना है बेटा कि ये जितने भी रिस्पेक्टर हमने पढ़े वो क्या करते हैं, वह कोरोनरी आर्टरी में या तो एथेरोस्क्लेरोसिस करेंगे या कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ थ्रोम्बोसिस करा देंगे या कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म कर देंगे। तीनों के अंदर यहाँ सप्लाई कम, यहाँ बंद, यहाँ पे भी कम। तो जो मायोकार्डियल सप्लाई है वो क्या हो गई, ये त्रिशूल नीचे की तरफ तीर जा रहा है कम, और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से डिलीवरी नहीं हो पाई। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा तो या तो इस्चीमिया होगा, इधर क्या होगा बेटा, इस्चीमिया, और पेशेंट को क्या होगा, नेक्रोसिस। और इस्चीमिया और नेक्रोसिस होगा तो वही है भैया, एंजाइना होगा, एमआई होगा और सडन कार्डियक डेथ होगा। तो ये आपको समझना है एग्जैक्टली इवेंट है, और ये इवेंट हम इमेजिंग करते हैं होने वाली है पेशेंट के अंदर। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया, क्रिकेट फीवर बेटा, बीटा ब्लॉकर इज नॉट गिवन, वेरी नाइस। तो बड़ा सिंपल है सर, ये रिस्पेक्टर है वो ऐसा कुछ करेंगे जिसका वजह से कोरोनरी आर्टरी में कुछ चेंजेस आएंगे, और कोरोनरी आर्टरी के अंदर बच्चों चेंजेस आएंगे तो आप जानते हो कि सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, डिमांड के प्रोपोर्शन में सप्लाई नहीं हो पाएगी। और बच्चों जब डिमांड के प्रोपोर्शन में सप्लाई नहीं हो पाएगी तो मायोकार्डियम में क्या होगा, इधर इस्चीमिया और नेक्रोसिस, और इस्चीमिया होगा तो एंजाइना बोलेंगे, नेक्रोसिस होगा तो एमआई बोलेंगे, और एंजाइना एमआई आगे क्या करेगा, तो सीधा सा बात है पेशेंट के अंदर एंजाइना और एमआई जो है वो सडन कार्डियक डेथ कर सकता है। पहला व्यक्ति देखा है सर, प्लीज धीरे धीरे पढ़ाइए। अरे यार सबको कैसे अलग अलग पढ़ाए बेटा, बहुत धीरे ही हूँ मैं, इससे धीरे तो नींद आ जाएगी मेरे को, है ना बेटा, बहुत धीरे ही पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा कंसाइज करके पढ़ा रहे हैं। सर विंसेंट एंजाइना क्या होता है, अनिल पंत यार क्या मालूम यार, ये कहाँ से आया यार, मेरे को तो मालूम ही नहीं। विंसेंट क्या होता है, न वेरिएंट क्या होता है, न प्रिंसमेंटल क्या होता है ना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हो CHO भैया। स्पीड बढ़ाएं, नितेश जी बोल रहे हैं स्पीड बढ़ाएं, रामलाल जी बोल रहे हैं स्पीड घटाएं। बलवीर जी खुश हैं नागौर से। बहुत बढ़िया राकेश, थैंक यू वेरी मच, तू एक सही बच्चा है जो बोल रहा है कि आप अपनी मर्जी से पढ़ाएं। यार राकेश आया कर कभी कभी कोचिंग में यार, तेरे को याद करता रहता हूँ वैसे मैं, ये क्लास भी तेरे लिए ही ले रहा हूँ मैं तो। शर्मा जी राम राम भाई, सोनम कुशाल शर्मा, सोनम दो नाम कैसे है बेटा तेरे? एनीवे क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, आप यहीं पे बने रहिएगा, भाग नहीं जाना है, भगोड़े घोषित हो जाओगे, है ना। जो डर गया वो मर गया बेटा, और जो झेल नहीं पाया वो सही में झेलने लायक था ही नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको पक्का कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, इतने खुश होके कहाँ CHO में जाओगे, वेरी गुड। मतलब आप लीक से हट के बात करो, सब एक्टिव हो जाते हैं, यही प्रकृति है जी। पढ़ाने की बात करो अभी चुप हो जाएंगे, देखो कमेंट आना ही बंद हो जाएंगे। चलो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो चलो ठीक है जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तीरों के द्वारा वर्णन था, बहुत से लोगों को शौक होता है सर तीर नहीं बताए, तो देखो ये तीर बता दिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ये ऐसे भी होता होगा ये। अब चलो अपन एक बार देख लेते हैं, आप CHO हो, बाय चांस आप कम्युनिटी में पोस्टेड हो बेटा, पेरीफेरी के अंदर एक पेशेंट आता है जिसको क्या है, जिसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, तो उसके अंदर एंजाइना अगर है तो क्या फाइंडिंग देखेंगे, मतलब मैं क्लिनिकल फाइंडिंग बता रहा हूँ बच्चे। एक पेशेंट को बस बेटा आपको खुश करने के लिए हम खुश हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। बिहार से भाई, बिहार का हाल बा, एवरीथिंग इज वेल लोकेश जी, चलो ठीक है जी।
ज़रूर आशीर्वाद है बच्चे। अभी इधर आते हैं, चलो बेटा, क्या क्लिनिकल फाइंडिंग है एंजाइना पेक्टोरिस की? आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, एंजाइना पेक्टोरिस के क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। अगर मैं बोलूँ तो पहला इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, देखो इसको इसलिए आपको पढ़ना होता है क्योंकि आप CHO हो, आप पेरिफेरी में पोस्टेड हो, कोई भी कंडीशन, कोई भी पेशेंट आपके सामने अराइव होता है कुछ सिम्टम्स के साथ, तो बच्चों आप इतने स्मार्ट होने चाहिए हो, आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आप उस कंडीशन को ज्ञात कर लो, आप उसको समझ जाओ कि यार ये कंडीशन है, वो एंजाइना है, ये कंडीशन MI है, समझ के आप प्रॉम्प्ट एक्ट कर पाओ। तो कोई भी व्यक्ति ये आशा करेगा आपसे कि आप उस चीज़ को समझें, और अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो आप इफ़ेक्टिव मेजर्स लेके पेशेंट को रेस्क्यू कर लेते हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका जन्म सफल है CHO बन के, कि आपने किसी को बचा लिया तो आपने भगवान जैसा काम कर लिया। आप तभी बचा पाओगे किसी को कि आप में जब सेंस हो, आप में नॉलेज हो, आप समझ सकते हो कि ये कंडीशन क्या है और इसके अंदर प्रॉम्प्ट एक्ट क्या करना है। CHO का मतलब यही है कि बेसिक चीज़ों को जल्दी से समझे और प्रॉम्प्ट एक्ट करे और रेफ़र कर दे पेशेंट को। ये मेन रोल होगा आपका CHO का, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स है एंजाइना पेक्टोरिस की? तो बेटा पहला क्लिनिकल फाइंडिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वह है पेशेंट में चेस्ट पेन। आप देखोगे जिस इंडिविजुअल को एंजाइना है उसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। अब ये जो चेस्ट पेन होता है उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, उसको आप समझिएगा कि चेस्ट पेन का ऑनसेट कैसे होता होगा, चेस्ट पेन की सीवियरिटी कैसी होती होगी, ये प्रश्न हो सकते हैं आपके। चेस्ट पेन कहाँ पे होता है, उसका लोकेशन क्या है बच्चों, अगर मैं देखूँ उसका क्वालिटी क्या है, क्या ये जो चेस्ट पेन होता है वह रेडिएट होता है, इसका रेडिएशन क्या है, कहाँ रेडिएट होता है, क्या कितना ड्यूरेशन तक पेन होता है, क्या ये जो पेन है उसका कोई रिलेशन रेस्पिरेशन से होता है, और क्या ये जो पेन हो रहा है वह कुछ ऐसी एक्टिविटी करने से रिलीव होता है या कुछ ऐसा करने से बढ़ता है, ऐसा करने से इंक्रीज होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक हमको समझनी है चेस्ट पेन के बारे में। कहीं से भी पूछ सकता है बच्चे कि एक पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन का जो ऑनसेट है बच्चे, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एंजाइना इधर लिख लेते हैं और MI इधर लिख लेते हैं, या दोनों को बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं। ऑनसेट कैसा होगा, ऑनसेट जो एंजाइना का होगा बच्चे, वह अचानक भी हो सकता है और स्लो प्रोसेस के साथ भी हो सकता है, अब्रप्ट भी हो सकता है और इंसिडियस भी हो सकता है। सीवियरिटी जो होगी वो माइल्ड टू मॉडरेट होगी। दर्द कहाँ होगा, आप शब्द यूज करेंगे बेटा मीडियास्टर्नम, मीडियास्टर्नम। दूसरा शब्द हम यूज करते हैं सबस्टर्नम, देखो मतलब एक ही है, रिट्रोस्टर्नम। पेशेंट को दर्द कहाँ होगा, मीडियास्टर्नम में, जहाँ हार्ट होता है। स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के नीचे, छाती में दर्द होता है, तो उसके लिए शब्द यूज किए गए हैं मीडियास्टर्नम, सबस्टर्नम, रिट्रोस्टर्नम, बिटवीन लंग्स, एंटीरियर इनटू चेस्ट। एंटीरियर इनटू चेस्ट में दर्द होगा भाई को, छाती में दर्द होगा, मीडियास्टर्नम में दर्द होगा, दोनों फेफड़ों के बीच में दर्द होगा। तो शब्द हैं मीडियास्टर्नम, सबस्टर्नम, रिट्रोस्टर्नम, एंटीरियर इनटू चेस्ट। ठीक है जी। क्वालिटी कैसी होगी पेन की, देखो पेन की अलग अलग क्वालिटी होती है। पेन की क्वालिटी कैसी होगी, तो आप बोलेंगे भाई पेन है वह चॉकिंग हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के अंदर बर्निंग होता है साहब, किसी इंडिविजुअल में क्रशिंग होता है, किसी व्यक्ति में डलेक होता है, हैवी फील होता है। चॉकिंग, बर्निंग, क्रशिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस गया हो, अटक गया हो, कहीं कोई व्यक्ति में स्ट्रेंगुलेशन होता है। क्या होता है बच्चे, स्ट्रेंगुलेशन, ऐसा होता है जैसे मरोड़ रहा हो।
तो बर्निंग, बहुत बढ़िया बेटा, किसी में स्क्वीजिंग टाइप का होता है। ये सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अभी आपको हो रहा है, सबको अलग अलग दर्द हो रहा है ना, वो अलग अलग दर्द इसलिए हो रहा है, डिमांड सप्लाई वाली कहानी है। कोई हमारे भैया चॉकिंग जैसा फील कर रहे हैं, कोई तो भाग रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के बिठा रखे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो क्वालिटी वेरिएट करती है। किसी में स्ट्रेंगल हो रहा है तो मैं यहाँ बोलूँ स्ट्रेंगुलेशन जैसे मरोड़, चॉकिंग जैसे अटक गया हो, बर्निंग जैसे जलन, क्रशिंग जैसे क्रश कर रहा हो, हैवी का मतलब हैवी फील हो रहा है, स्क्वीज का मतलब स्क्वीज निचोड़ा जा रहा है हृदय। ऐसा वेरिएशन हो सकता है बच्चों पेन का, कैसा भी क्वालिटी हो सकता है, कैसे भी व्याख्या हो सकती है। रेडिएशन कहाँ होगा? देखो मेरे को यहाँ पे यहाँ चेस्ट में हो रहा है, चेस्ट से नेक, नेक से लोअर जॉ, लोअर जॉ से बैक, बैक से मैं बोल रहा हूँ मेरा शोल्डर आ गया, आर्म आ गया, फोर आर्म आ गया और रिंग फिंगर। ऐसा रेडिएशन होगा बच्चे। तो मैं यहाँ शॉर्ट में ही लिखूँगा, चेस्ट से नेक, नेक से लोअर जॉ, लोअर जॉ से बैक जा सकता है बेटा, बैक से शोल्डर। और ये कहानी लेफ्ट साइड की है, आपका हार्ट लेफ्ट साइड है तो मैंने कहना है कि पेशेंट के अंदर चेस्ट से नेक, नेक से लोअर जॉ, लोअर जॉ से बैक, बैक से शोल्डर लेफ्ट साइड का, फिर मैं बोल रहा हूँ आर्म, फिर मैं बोल रहा हूँ फोर आर्म, फिर हम बोल रहे हैं साहब पेशेंट के अंदर रिंग फिंगर की तरफ पेशेंट रेडिएट होता है। रिंग फिंगर में रिंग है, उसको निकाल देना, पेन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चेस्ट पेन ऐसे रेडिएट हो सकता है। जो ड्यूरेशन होता है पेन का वो लेस देन 15 मिनट होता है। रेस्पिरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। रिलीफ कैसे होता है? ऑक्सीजन, रेस्ट और नाइट्रेट से। हनुमान चालीसा का भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे कि अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो, आप रेस्ट ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, नाइट्रेट्स ले रहे हो, तो आपका दर्द है वह कम हो जाएगा। और इंक्रीज कैसे होता है? आप काम करो, जब भी आपको दर्द हो रहा है आप और पढ़ाई करो तो दर्द और बढ़ जाएगा। वही वाली बात है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप स्ट्रेनस एक्टिविटी करोगे या स्ट्रेस लोगे तो आपका दर्द है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। ऐसा भैया अगर दर्द हो रहा है और भाई छाती पे हाथ रख रहा है और बोल रहा है ऐसा कि भाई साहब इधर ऐसे दर्द हो रहा है, ये जो साइन है उसको हम बोलते हैं लिवाइन साइन। लिवन साइन क्या है बॉस? लिवन साइन का मतलब यही है कि पेशेंट को छाती में दर्द होता है और पेशेंट छाती के ऊपर हाथ रखता है, फिस्ट बनाता है कि भाई साहब यहाँ दर्द हो रहा है और दिल जला हो रखा है भाई। तो दिल जले वाला आपने देखा होगा, इधर ऐसे ऐसे करता है। तो सेम टाइप अगर मैं कहूँ कि पेशेंट ऐसा कर रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? लिवान साइन बोलेंगे। ऐसा परसेप्शन अगर आप देखो कोई व्यक्ति करे, देखो अनिवार्य नहीं है हर व्यक्ति ऐसा करे, हर व्यक्ति में अलग अलग होता है क्योंकि ब्लॉकेज अलग है, वेसल्स अलग है, एरियाज अलग है, इवेंट अलग है, इटियोपैथोफिजियोलॉजी अलग है, तो वेरिएशन तो होंगे ही बच्चे। लेकिन मैं आइडियल और क्लासिकल एंजाइना का बात कर रहा हूँ कि आइडियल और क्लासिकल एंजाइना के अंदर हम ये इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे CHO भाई अगर देखे कोई व्यक्ति ऐसा करके आया तो कुछ और ना समझे, वो कोई दिल जला नहीं है, ठीक है जी, वो और कोई कंसर्न नहीं है, शायद उसको IHD है, शायद उसको एंजाइना है। ऐसे पेशेंट को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक को रिवाइज कर देता हूँ। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, ऑनसेट कैसा है, सडन है, स्लो है, माइल्ड टू मॉडरेट क्रिएशन है, लोकेशन मीडियास्टर्नम, सबस्टर्नम, रिट्रोस्टर्नम है, क्वालिटी कैसा हो सकता है, स्क्वीजिंग, बर्निंग, चॉकिंग, क्रशिंग, डल, हैवी, स्ट्रेंगुलेशन। रेडिएशन कहाँ होता है? मैंने बोला चेस्ट से नेक, नेक से लोअर जॉ, लोअर जॉ से बैक, बैक से शोल्डर, शोल्डर से आर्म, फोर आर्म, रिंग फिंगर। शनिदेव की पहना करो इसलिए कुछ नहीं होगा। ड्यूरेशन है वो क्या है? 15 मिनट से कम। रिलीव कैसे होता है बेटा? रेस्ट, ऑक्सीजन और नाइट्रेट से। क्या रेस्पिरेशन से कोई रिलेशन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट है जो ऑफिसर करता है। आप उसको बोलिएगा भाई कि तेरे को ये जो पेन हो रहा है वह एज इट इज़ है क्या? एक काम कर, अंदर बाहर श्वास लेता है तो कोई कम ज़्यादा होता है क्या? वो बोलता है नहीं होता भाई साहब, एज इट इज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये कार्डियक हो सकता है। बाकी रिलीव ऐसा करने से हो जाए, ऐसा करने से बढ़ जाए, तो भैया ये जो पेन है वो कौन सा है? एंजाइना पेक्टोरिस वाला। लिवाइन साइन क्या है? फिस्ट बनाता है, छाती को ठोकता है, बोलता है मेरे को इधर दर्द होता है। अगर पेशेंट एक उंगली करके बोल रहे हैं इधर दर्द हो रहा है तो फिर वो कार्डियक पेन नहीं है बच्चे, वो पूरा बोलेगा, इसको पूरे चेस्ट को बोलेगा इधर ऐसा हो रहा है।
नो रिलेशन विद रेस्पिरेशन। बहुत बढ़िया आर्या, जोगिंदर भी आया है, ठीक है, वेरी गुड। तो हम ऐसा देख सकते हैं। तो पहली व्याख्या होगी चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के अलावा क्या होगा, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, पस्पिरेशन। पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन होगा, पेशेंट के अंदर टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, पस्पिरेशन, हाइपरटेंशन। पेशेंट का श्वास का गति भी बढ़ेगा, टेकिपनिया होगा। पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, हमारा भैया को घबराहट भी होगा। ये सब हो सकता है पेशेंट के अंदर अलॉन्ग विथ चेस्ट पेन। मैंने बोलना है कि चेस्ट पेन के अलावा क्या होगा, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, पस्पिरेशन, डायफ्रोसिस, हाइपरटेंशन, टेकिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और घबराहट। ये सब कार्डियोपल्मोनरी कंपनसेशन है, इसलिए हो रहा है। कोई तो रोल करना पड़ेगा प्ले भैया। तो ऐसा हम देखते हैं पेशेंट के अंदर जिसको ये प्रॉब्लम है। तो ये हो गया बेटा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, जो हम किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या देखेंगे। अब इन्हीं सिम्टम्स को मैं एमआई में तब्दील करता हूँ। यहाँ पे देखो और समझ जाना, अब मैं लिख नहीं पाऊंगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एमआई में क्या होगा, एमआई में सेम चेस्ट पेन होगा साहब। कैसा होगा तो देखो, इसको मैं चेंज करता हूँ, कोई और कलर ले लेता हूँ भैया को जो दिख जाए। तो यहाँ पे कलर बस कौन सा बचता है, फिर से गुलाबी। ऑनसेट कैसा होता है, एमआई में बच्चों जो ऑनसेट होता है वह सडन होता है। ऐसा गाना गा के ऑनसेट नहीं होता, अचानक, क्योंकि थ्रोम्बोसिस होगा तो अचानक होगा। सीवियरिटी कैसी होगी, सीवियरिटी भाई सीवियर ही होगी। एमआई में दर्द सीवियर होगा, नहीं तो लोगों का भरोसा एमआई से उठ जाएगा। ये एमआई भी हो गया और दर्द सीवियर भी नहीं हुआ। लोकेशन सेम, क्वालिटी सेम, रेडिएशन सेम, ड्यूरेशन फिर चेंज हो जाएगा। ड्यूरेशन बेटा मोर देन 30 मिनट्स, ड्यूरेशन मोर देन 30 मिनट्स होगा। सडन ऑनसेट होगा, सीवियर ऑनसेट होगा, लोकेशन मीडियास्टर्नम, सबस्टर्नम, रेट्रोस्टर्नम ही रहेगी, क्वालिटी भी वैसी ही रहेगी, रेडिएशन भी वैसे ही रहेगा। ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 30 मिनट्स, मिनिमम बेटा मोर देन 30 मिनट्स। बालेश्वर धाम की जय। हाँ बेटा जय, आजा। गिरिराज जी महाराज की भी जय, पढ़ लो आप। महाराज भी उन्हीं के काम आएंगे जो खुद के काम आता है। उनको भी निकरस लोग पसंद नहीं है बच्चों, है ना। क्या रेस्पिरेशन से कोई रिलेशन है, नहीं। क्या ऑक्सीजन नाइट्रेट और इनसे रिलीव हुआ, नहीं। चाहे वो ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रेट ले लो, कुछ भी कर लो, दर्द कम नहीं होगा। अगर ऐसा है तो भाई ये जो पेन है वह किसका है, ये जो पेन है वह एमआई का है। तो एमआई के अंदर हम देखते हैं तो सडन होता है, सीवियर होता है, चेस्ट पेन होता है, वैसी क्वालिटी वैसा ही रेडिएशन, ड्यूरेशन इज़ मोर देन 30 मिनट्स, रेस्पिरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। और छोटे मोटे आपके जो प्रयास है वह कारगर नहीं होते भाई। छोटे मोटे प्रयासों से कुछ नहीं होगा, उसको मॉर्फिन दोगे तो ही दर्द कम होगा, रिलीव नहीं होगा भाई। और उस पेशेंट के अंदर ऐसा है तो हम बोलते हैं एमआई। इसके अलावा क्या फाइंडिंग आएगी, तो इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा पेशेंट के अंदर। पेशेंट में एंजाइटी होगा, एप्रीहेंशन होगा, फीलिंग ऑफ डूम होगा। देखो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, है ना भाई। नाराज होना नहीं है। हाइपरटेंशन मैं बोल भी तो रहा हूँ, आपको स्पेलिंग लिखना भी आता है। मैंने बोला कि इसको अब हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया। आप देख सकते हो सांस की गति बढ़ेगी, एफर्ट्स बढ़ेंगे, पेशेंट ऑर्थोपनिक हो जाएगा, पेशेंट में एंजाइटी होगा, एप्रीहेंशन होगा, फीलिंग ऑफ डूम होगा। हम इस पेशेंट के अंदर देख सकते हैं कोल्ड होना, क्लेमी होना, पेल होना, पालर होना, अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाना। ये सब हम देखते हैं इस व्यक्ति के अंदर जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। ठीक है जी, तो ऐसा हम देखते हैं पेशेंट के अंदर। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, बीपी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, हार्ट रेट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगा, मैंने लिखा टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, पस्पिरेशन, डायफ्रोसिस। तो टेकिपनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ऑर्थोपनिया होगा। जब ये इवेंट होगी और पेन है वह सबसाइड नहीं होगा, पेशेंट है वह एंजियस हो जाएगा, एप्रीहेंड हो जाएगा और उसको लगेगा कि मर गए।
मतलब अब की बार दर्द ऐसा होगा बच्चों कि पेशेंट को लिटरली ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये जो पेन है, सुन पाए आप, पेशेंट के अंदर ये जो पेन है वह सबसाइड नहीं होगा, कार्डियोपल्मोनरी कंपनसेशंस होंगे, और कार्डियोपल्मोनरी कंपनसेशन होने के बावजूद भी इंडिविजुअल के अंदर दर्द कम नहीं होगा। आप देखोगे वो एंजियस हो जाएगा, उसको घबराहट होएगा, उसको यूँ लगेगा कि मैं मर जाऊँ या मैं मर गया। अभी ऐसी भावना के साथ आप इस व्यक्ति को देख पाओगे। तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस में रहेगा बेटा, एजिटेशन में रहेगा, कोल्ड क्लेमिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितना भी पेरिफेरल फ्लो है वो सेंट्रल की तरफ आएगा, ठंडा पड़ जाएगा, कोल्ड क्लेमिंग हो जाएगा, चेहरा उसका फीका हो जाएगा, पेल पालर हो सकता है। ऐसा अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ पेशेंट आता है तो शायद उसको एमआई है। तो आपको बस ये समझना है, ये जो बातें हम कर रहे हैं वो क्लासिकल केसेस की कर रहे हैं बच्चों, कि क्लासिकल केसेस के अंदर ऐसा होता है एक व्यक्ति को जिसको ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या फाइंडिंग्स होगी एंजाइना और एमआई की। थोड़ा टॉपिक सही में लेंदी है, मैं लेंदी नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा अच्छे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक एरिया है। ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जो आपको समझनी है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ऐसी है कि अगर पेन जो हो रहा है बेटा, ये प्रश्न है, वह रेस्पिरेशन के साथ वेरिएट कर रहा है, एक्सक्लूजन बता रहा हूँ, पेशेंट है वह पेन को लोकलाइज कर रहा है, किससे, फिंगर से, टिप ऑफ फिंगर से, कि यहाँ दर्द हो रहा है। जो पेन है वह एपिसोडिक हो रहा है, और जो पेन है वह मूवमेंट से, ये इंटरेस्टिंग बात है, लिख लेना, मूवमेंट से और पाल्पेशन से पेन में फर्क पड़ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये पेन एमआई का नहीं है। मतलब ये कि जब भी आप असेस करते हो ऐसे पेशेंट को, तो उसको बोलो यार कि श्वास अंदर बाहर करने से क्या पेन में कोई परिवर्तन आ रहा है। वो बोलता है हाँ, तो भैया ये एक्सक्लूजन में आ गया। ये हो सकता है किसी और का अदर देन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसको बोलो पेन का हो रहा है, एक बार लोकेट करके बताओ। अगर वो लिवाइन साइन की तरह कर रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, नहीं, वो ऐसे फिंगर टिप से बता रहा है इस एरिया में हो रहा है, फिंगर टिप से बता रहा है, तो फिंगर टिप से बता रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो एमआई का नहीं भी हो सकता है। पेन एपिसोडिक है तो बेटा फिर से वो एमआई का नहीं हो सकता है। पेन है वो मूवमेंट करने से, या आप ऐसे पाल्पेट कर रहे हो तो उस पेन में परिवर्तन आ रहा है, तो ये चीज़ें बताती हैं सच सिम्टम्स इफ समवन इज हैविंग। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि मे बी ये जो क्रिएशन है बॉस, ये जो क्रिएशन है वह कैसा है, ये जो क्रिएशन है वह नॉन मायोकार्डियल हो सकता है। तो बच्चों आप कम्युनिटी में पोस्टेड होंगे ना, तो आप देखोगे ऐसे पेशेंट्स आएंगे, और ऐसे पेशेंट आएंगे तो आपको ये असेसमेंट करने रहेंगे, पेन कहाँ है, कैसा है, किधर जा रहा है, कब से हो रहा है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब रिपीटेशन का भी समय रहा नहीं है, अगर थोड़ा सा ही कंटेन होता तो बार बार रिपीट करते रहते। चलो आगे चलते हैं, हम देखते हैं जांच क्या करेंगे। बाय चांस आपके सामने आ गया, इमेजिन करो कि ये पेशेंट आया और आपने जैसे ही देखा, आपने हिस्ट्री लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया, तो आपने देखा कि पेशेंट के अंदर ऐसे साइन सिम्टम्स हैं, ऐसा पेन है। ठीक है बच्चों, आपने साइन सिम्टम्स देखे, आपने पेशेंट में पेन देखा, और जैसे ही आपने देखा आपने समझ लिया कि यार ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है। अब इसको हमको कहीं ना कहीं कंक्लूड करना है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, हम तुरंत उस व्यक्ति के अंदर अगर फैसिलिटी है तो ईसीजी कराते हैं। आपको सीधा प्रश्न पूछेगा ईसीजी का कि पेशेंट के अंदर जिसको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, उसके अंदर कौन सा नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है, और उसको कराने के बाद क्या देखा जा सकता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है वह जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सीधा बात है कि जब पेशेंट में इस्कीमिया है, नेक्रोसिस है, तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो वैसी नहीं रहेगी, और वैसी नहीं रहेगी तो कैसी रहेगी,
जैसी भी रहेगी उसको हम देख के ज्ञात कर लेंगे। अगर ऐसी रहेगी तो इस्चीमिया है और वैसी रहेगी तो एमआई है। तो यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ कि पेशेंट के अंदर अगर एंजाइना है